मैंने 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने सोल्व नहीं किए थे, अनसोल्व क्वेश्चन थे 4-5। तो एक बार हम उन्हें करेंगे। कल वाली जो क्लास का आपको मिला होगा ना, क्लास की जो पीएनजी मिलती है, तो उनमें से एक क्वेश्चन ये है। ये कह रहा है कि द फॉर द कोइल इन द डायग्राम बिलो व्हेन द स्विच इज प्रेस्ड। कह रहा है अगर हम स्विच को प्रेस कर दें, जैसे हम स्विच को प्रेस करेंगे यानी कि ये हमने सर्किट कंप्लीट कर दिया, तो कह रहा है कि जैसे स्विच प्रेस करेंगे हम, तो कह रहा है कि व्हाट इज द पोलरिटी ऑफ एंड ए। तो जो एंड ए है इसकी पोलरिटी क्या होगी। यानी कि जैसे भाई आपको पता है कि ये आपने तार लपेट रखा है तो ये सोलिनोइड बन गया। तो सोलिनोइड का क्या होता है, एक सिरा नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, एक साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। तो ये हमारे से पूछ रहा है कि भाई साहब ये बताओ कि जो इसका जो ये वाला सिरा है, जो ए वाला सिरा है, ये मान लो कि तार कुछ ऐसे लपेटा हुआ है, और बढ़िया समझने के लिए, ठीक। तो यहाँ बेटा पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां से करंट चलेगी, ये करंट चली, ये फिर करंट यहां से ऐसे जाएगी, फिर ऐसे। तो कह रहा है कि जो ए सिरा है आपको इसकी पोलरिटी बतानी है, पोलरिटी। तो पहले बेटा ए ऑप्शन का आंसर बताओ, व्हाट इज द पोलरिटी ऑफ एंड ए। तो पोलरिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई लूप हो जो उसमें करंट पास करती है, तो हम देखते हैं करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना। तो आप यहां पे एक चीज देखेंगे कि जैसे यहाँ पे करंट चली, करंट चली, करंट चली, करंट चली, तो ये करंट बेटा यहाँ पे जा रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप इस तरफ से देखेंगे ना, तो आपको करंट एक घड़ी की दिशा में दिख रही है ना चलते हुए। तो अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो बेटा इस साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। हमने पढ़ा था कल की क्लास में, अगर किसी लूप में अगर आप इसे ऐसे समझ नहीं पा रहे हो ना, तो उसका छोटा सा हिस्सा ना यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके ले लो, ऐसे करके ले लो। तो करंट कैसे जा रही है बेटा, ये तो करंट जा रही है ये, तो आपको दिखेगा साफ साफ की करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। अगर आप यहां पर नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ना इसका, ये वाला जो पार्ट है, इसे थोड़ा सा बड़ा करके बना लो साइड में। तो अब यहाँ पे देखो करंट जा रही थी नीचे को, तो नीचे को जाके फिर ऊपर को उठेगी। तो अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए, तो यानी कि जो ये वाला सिरा है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो ए ऑप्शन का आंसर होगा कि जो अंत ए है, एंड ए की ध्रुवीयता क्या होगी, ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, साउथ। फिर कह रहा है कि विच वे विल द कंपास पॉइंट। तब कंपास किस तरफ इशारा करेगी। कंपास बेटा ये है हमारी, तो ये देखो ये तीर जो होता है बता रहा है कि नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। जो तीर है ये नॉर्थ पोल है इस कंपास का, तो इधर होगा साउथ पोल। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आप इधर से देख रहे हैं, तो अगर आपको साउथ पोल दिखाई दे रहा है, तो इधर से देखने पे तो आपको नॉर्थ पोल दिखाई देगा। यानी कि जो अंदर इसके आपने एक नरम लोहे की छड़ रखी होगी, जो सॉफ्ट आयरन होगा, तो अगर ये जब ये मैग्नेट बनेगी, तो ये वाला सिरा तो बनेगा साउथ पोल की तरह, तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। अब देखो नॉर्थ पोल है और ये कंपास का भी नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ और नॉर्थ तो आपस में रिपेल प्रतिकर्षित करेंगे, यानी जो कंपास की सुई है वो दूर भागेगी, तो अवे भागेगी दूर। तो क्या होगा, किस तरफ को इशारा करेगी, अवे, दूर भागेगी। बात समझ पा रहे हैं आप। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई है, पहले बताओ। अरे हाँ या ना, ये बात क्लियर है कि नहीं। थोड़ा सा ये ना आपके कमेंट जो है बहुत लेट आ रहे हैं, और अब तो भाग ही गए कमेंट। क्लास चल भी रही कि नहीं चल रही है, एक मिनट रुको। बिना कमेंट के तो भाई पढ़ाने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। एक बार हम टीम को भेज देते हैं, और दूसरा एक बार हम खुद भी देख लेते हैं क्लास चल भी रही कि नहीं। कमेंट सेक्शन काम ना कर रहा हो ना, तो ये बड़ी दिक्कत होती है पता लगाना। अच्छा, कमेंट क्लास तो सही से चल रही है, चलो कोई नहीं। अरे कमेंट सेक्शन, और मोबाइल भी गिर गया भाई। अरे कमेंट सेक्शन अगर काम करेगा तो बढ़िया है, नहीं तो हम एक काम करेंगे, क्लास को ऐसे ही चला लेते हैं भाई, मजबूरी है हमारी। ये लोडिंग दिखा रहा है, कमेंट सेक्शन बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा मेरे पास, जैसे कमेंट आएगा ना तो मैं आपको बता दूंगा। तो मैं वैसे मान के चल रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे
कि भाई आपको पता है कि जब करंट चलती है किसी सोलिनोइड में, तो आप देखो यहाँ से करंट चलेगी चलेगी चलेगी, सब बस बढ़ाते रहो आगे। करंट चल रही है तो लूप में करंट ऐसे घूमेगी, इधर को नीचे की तरफ को आएगी, फिर ऊपर उठेगी, फिर ये घूम रही है ऐसे। तो और मैं इस वाले हिस्से को मैंने कहा कि थोड़ा सा बड़ा करके अगर आप बना लें, ये वाला जो हिस्सा है बड़ा करके बना लो, और देखो करंट, ये एरो का निशान ऐसे है, तो करंट ऐसे गई अब ऐसे, तो करंट बेटा जा रही है क्लॉकवाइज। अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी, हाँ, इफ डायरेक्शन आर सेम हाउ द कंपास डिफ्लेक्ट्स। अरे भाई, ये जब ये करंट चल रही है, यहाँ पे करंट चल रही है, तो लूप का ये वाला जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो ये साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा। ये वाला जो सिरा होगा ये इधर से देखेंगे तो नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, कल की क्लास में बताया था ना, है ना। अब यहाँ पे देखो, ये नॉर्थ पोल और यहाँ पे कंपास रखिए, कंपास का नॉर्थ पोल है, तो इसका ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, कंपास का नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ और नॉर्थ तो रिपेल प्रतिकर्षित करते हैं, तो भाई ये दूर भागेगा, ये इससे अवे जाएगा, अवे। अगला बताओ, ये वाला क्वेश्चन करो। इसमें 2 सर्कल बने हुए हैं, मैं डार्क बना देता हूं क्योंकि यहाँ पे आपको शायद ये दिख नहीं रहे होंगे। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसका एंड एक्स है, और ये जो मैग्नेट है ये, इसका एंड है वाई, एंड वाई, ये मैग्नेट है ये। इसे देखो, करो क्वेश्चन, ये करेंगे क्वेश्चन। करो ये। तो देखो, इसने कहा कि द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कोइल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एट इट्स टू एंड एक्स एंड वाई एज शोन बिलो। किसी वैद्युत चुंबक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट वैद्युत चुंबक बेटा क्या होता है, मैंने कहा था कि अगर आप वैद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट ये होता है, एक टेम्परेरी मैग्नेट होती है। अगर आप किसी सोलिनोइड जो होता है, सोलिनोइड के अंदर अगर आप एक नरम लोहे की छड़ रख देंगे, एक नरम लोहे की छड़ रख देंगे, तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। तो कह रहा है कि जो अंदर जो मैग्नेट है उसका एक एंड एक्स है, एक एंड वाई है, के सिरों के 2 सिरों पर बहने वाली धाराओं की दिशा दे रखी है। तो बेटा जो एंड एक्स है, अगर आप इसमें देखें तो एंड एक्स में जो करंट फ्लो कर रही है, जैसे चल रही है तो ऐसे आगे बढ़ा दो, तो करंट कैसे फ्लो कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है तो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एंड वाई नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो कह रहा है कि व्हाट इज द पोलरिटी ऑफ एंड एक्स, तो एंड एक्स की पोलरिटी है साउथ। व्हाट इज द पोलरिटी ऑफ एंड वाई, तो इसकी पोलरिटी बनेगी नॉर्थ। फिर से भाई कमेंट बहुत दिक्कत कर रहे हैं, फिर से आने बंद हो गए हैं, बीच बीच में आ रहे हैं। नेम एंड स्टेट द रूल विच हैव यूज टू डिटरमाइन द पोलरिटी। तो पोलरिटी देखने के लिए किस रूल का यूज किया आपने, करंट क्लॉकवाइज दिशा में तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज में तो नॉर्थ पोल, तो हम कहते हैं क्लॉक फेस रूल। तो क्लॉक फेस, क्लॉक की फेस देखा ना हमने, क्लॉकवाइज है तो साउथ, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ, तो हम बोलते हैं क्लॉक फेस रूल। कल भी एक क्वेश्चन आया था ना ऐसे, कोर ऑफ मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर मेड फ्रॉम विच मटेरियल। तो जो गैल्वेनोमीटर का जो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर का जो कोर होता है वो सॉफ्ट आयरन का बना जाता है, नरम लोहे का। ये बच्चा कह रहा है कि आज सुबह से कमेंट काम नहीं कर रहे हैं सर, 3 मिनट खत्म हो गए हैं, अब क्लास ओपन है। क्लास तो शुरू से ही ओपन है, कमेंट में दिक्कत आ रही है। सर साउथ पोल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बट नॉर्थ पोल का नहीं आया। अरे भाई बताया तो था तुम्हें, तुम्हें क्या बताया था कॉन्सेप्ट, कि अगर किसी कोयल में करंट फ्लो कर रही हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करेगी तो वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और एंटी क्लॉकवाइज में करेगी तो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। कल बताया था ना, जैसे मान लो कि आपके पास में ये कोयल है, अब इसके अंदर करंट फ्लो कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैंने कहा था कि आप इसका एक छोटा सा पार्ट ले लो, तो इस छोटे से पार्ट को भी आप बिल्कुल सीधा तार मान सकते हैं। तो इसमें करंट फ्लो कर रही है, आपको इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो अगर स्ट्रेट वायर में सीधे तार में करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, सीधा तार अगर हो तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा करो और उंगलियों को कर्ल करो। अगर आप उंगलियों को कर्ल करेंगे तो उंगलियां अंदर की तरफ घुसेंगी, अगर उंगलियां अंदर की तरफ घुस रही हैं
तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ घुस रही है तो साउथ पोल बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि नॉर्मल अगर आपको मैग्नेट में पता है ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है हमें नॉर्थ पोल से निकलते हुए लगती हैं और साउथ पोल में जाते हुए लगती हैं। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे अंदर की तरफ घुस रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर घुसती है साउथ पोल में, तो ये साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा। अब आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट ले ली, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है यहाँ पे घड़ी की विपरीत दिशा में, तो इसका भी एक छोटा सा पार्ट ले लो आप। तो यहाँ पे छोटा सा पार्ट ले लिया। अब क्या करो, सीधा तार हो तो करंट के डायरेक्शन में अंगूठा करो, अंगूठा कर दिया। अब आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। अगर आप उंगलियों को कर्ल करोगे तो उंगलियां बाहर की तरफ को आ रही है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको बाहर की तरफ को निकलते हुए दिख रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ को कहां से निकलती है, नॉर्थ पोल से निकलती है। तो इसलिए मैंने कहा था कि इसे आप नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। ये बताया तो था भाई कल की क्लास में। तो अगर कभी करंट आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई दे, तो करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो यानी कि वो सिरा साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, ये लिख दिया यहाँ पे साउथ। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो सिरा नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, लिख दिया नॉर्थ। तो इसकी पोलरिटी साउथ, इसकी नॉर्थ। और ये हम बता कौन सा रूल रहे हैं, क्लॉक फेस रूल है कि क्लॉक का फेस देख रहे हैं हम कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। 9:40 के बाद से कोई कमेंट नहीं आ पा रहा हमारे पास में। एनटीपीसी का क्रांति बैच से पढ़ रहा हूं, हमें बताइए एनटीपीसी 2024 में टारगेट बैच लेना चाहिए नहीं। अगर आपको उसमें एनटीपीसी पढ़ाया जा रहा तो उसे अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं है। 18 का एक्स, ये साउथ पोल नॉर्थ पोल ये वो सारे ठीक है, क्लॉक फेस रूल। अब कुछ रिफ्रेश करना पड़ रहा है ना, इसका मतलब एयरफोर्स के लिए इसमें वाई ग्रुप का तो हो जाएगा, एक्स ग्रुप का कंप्लीटली कवर नहीं होगा। एक्स ग्रुप में भाई 12th लेवल का पूरा आता है एकदम फिजिक्स ना, ये हम जर्नल साइंस पढ़ रहे हैं, वहां पे प्योर फिजिक्स ही समझो एक तरीके से। तो एक्स ग्रुप कवर नहीं होगा एयरफोर्स का, वाई ग्रुप हो जाएगा। एक्स ग्रुप का समझो कि मोटा मोटी आपका 50-60% पार्ट लेवल कवर हो जाएगा, 100% कवर नहीं होगा एयरफोर्स का एक्स ग्रुप का। एक्स ग्रुप में बहुत फिजिक्स आती है और अच्छे लेवल की फिजिक्स आती है उसमें आपको और बड़े बड़े क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक, अब अगले बात है। एक क्वेश्चन ये वाला करो, ये तो तुम कर लोगे। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वुड बी अनचेंज्ड। एक वैद्युत चुंबक के दो ध्रुवों के बीच चुंबकीय क्षेत्र की ताकत अपरिवर्तित रहेगी। कह रहा है कि बेटा एक वैद्युत चुंबक है, वैद्युत चुंबक यानी कि वही चुंबक जो कि सोलेनोइड के अंदर रखने से बनती है। तो हमने क्या किया, एक हमारे पास धारावाही परिनालिका थी, सोलेनोइड था एक, उसके अंदर हमने क्या किया, एक नरम लोहे की छड़ रखी, तो एक मैग्नेट बनी, उसका एक सिरा साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, एक करेगा नॉर्थ पोल की तरह। तो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसके दो सिरों के बीच जो चुंबकीय क्षेत्र की ताकत कब अपरिवर्तित रहेगी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। एनटीपीसी, अगर कोई बच्चा केवल एनटीपीसी का टारगेटेड बैच लेगा ना, वहां मैं मैक्सिमम ये मान के चलो पूरी फिजिक्स खत्म करा दूंगा 27-28 लेक्चर में। वहां बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, एनटीपीसी में बहुत ज्यादा साइंस नहीं आती है, तो इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये इस वाले बैच हम डिटेल में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, फिर वही बच्चा एएलपी का पेपर भी दे रहा है, वही बच्चा टेक्नीशियन के भी दे रहा है, वही बच्चा कल को ग्रुप डी भी देगा। तो ग्रुप डी में भी 25 नंबर की साइंस आती है ना, तो उन्हें भी डिटेल में पढ़ना पड़ता है, ग्रुप डी वालों को भी। देख रहे हो, यानी कि रेलवे क्या चाह रहा है भाई साहब, फिजिक्स साइंस जो ग्रुप डी का बच्चा जाएगा उससे ज्यादा नहीं चाहिए। एनटीपीसी में जो स्टेशन मास्टर बन रहा है उससे साइंस भले कम आती हो, कोई बात नहीं, स्टेशन मास्टर से पूछ रहा है 2-3 क्वेश्चन फिजिक्स के, 2-3 केमिस्ट्री के, 2-3 बायो के, बस खत्म कहानी। और वहां 25 नंबर का रेलवे ग्रुप डी में वो पूछ रहा है चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी है, जिसे कई बार तो ट्रैक मेंटेनेंस में बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, यानी कि जो ट्रैक की मेंटेनेंस कर रहा है उसकी फिजिक्स बढ़िया होनी चाहिए, लेकिन जो पूरे कंट्रोल कर रहा है जो स्टेशन मास्टर है उसकी नहीं भी हो तो कोई बात नहीं। तो पता नहीं कैसे सिलेबस क्या डिजाइन करते हैं क्या नहीं। हाँ, टेक्नीशियन में 40 नंबर का साइंस आता है, समझ में आता है भाई, टेक्नीशियन नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ठीक है टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए उसे, चलता है ऐसे ही। फिर से कमेंट आने बंद हो गए भाई, ये तो बड़ा। अब देखो बेटा, एक वैद्युत चुंबक जो है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है, उसके अंदर जो
कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अपरिवर्तित रहेगी कब? पहले लिख रहा है कि करंट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइंडिंग वर डबल। अगर करंट डबल कर दे भैया, नहीं, आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी सोलिनोइड के अंदर जो पैदा होता है, कल हमने पढ़ा था, उसका फॉर्मूला था म्यू नोट एन आई, यानी कि अंदर जो करंट, जितनी ज्यादा करंट फ्लो कराओगे मैग्नेटिक फील्ड तो उतना ही स्ट्रांग होगा। तो करंट डबल करने पर तो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगा। एक कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइंडिंग वर रिवर्स। देखो, अगर आप केवल डायरेक्शन चेंज कर दोगे ना, मान लो करंट इधर की तरफ से जा रही थी, करंट ऐसे ना भेज के अगर आपने करंट इधर से भेज दी, तो करंट की डायरेक्शन चेंज करने से केवल पोलैरिटी चेंज होगी। तो पहले जैसे मान लो अगर करंट इधर से जा रही थी तो ये साउथ पोल बन रहा था, ये नॉर्थ पोल बन रहा था। अगर आप पोलैरिटी चेंज कर देंगे तो अब ये साउथ बन जाएगा, तो ये नॉर्थ बन जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन चेंज करने से केवल पोलैरिटी बदलेगी, साउथ नॉर्थ से नॉर्थ साउथ हो जाएगा, लेकिन उसकी तीव्रता पे, उसकी ताकत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर डबल। अगर बेटा डिस्टेंस आप डबल कर दोगे, देखो पहले यही हमारे पास में जो इतनी, ये 1 2 3 4, ये 4 लूप पहले इतनी डिस्टेंस में थे, यही 4 लूप अगर ज्यादा दूरी पर होंगे तो वीक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। क्योंकि यहाँ पे जो एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो कम से कम लंबाई में अधिक से अधिक फेरे होने चाहिए। तो अगर आपने लंबाई डबल कर दी तो देखो पहले यही फेरे, इतनी लंबाई में 4 फेरे थे, अब इतनी लंबाई में 2 ही फेरे रह जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो जाएगा। तो अगर हम 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट के दोनों सिरों के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कमजोर पड़ जाएगा। मेटेरियल ऑफ द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट वर चेंज। बेटा अगर इसका हम मेटेरियल चेंज कर देंगे तो भी फर्क पड़ेगा। अगर इसके अंदर कुछ नहीं होगा और इसके अंदर आप लोहे की छड़ रख दोगे तो नरम लोहे की छड़ भी मैग्नेट बन जाएगी, तो और मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा इसका। तो यानी कि मेटेरियल बदलने से भी मैग्नेटिक फील्ड किसी सोलिनोइड या इलेक्ट्रोमैग्नेट का बदल जाता है। तो केवल डायरेक्शन अगर आप रिवर्स कर देंगे तो डायरेक्शन रिवर्स करने से केवल और केवल पोलैरिटी बदलेगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे पता नहीं चल पा रहा क्या आंसर दे रहे होंगे क्या नहीं, पर ये सबसे प्यारा क्वेश्चन था, ये आपको बताना है। द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड कोज्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। नीचे दिया गया चित्र एक धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। तो कह रहा है कि ये इस तरह का जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, सर्कुलर, फिर ऐसे थोड़ा कर्व, बड़ी बड़ी, बिल्कुल सीधा, फिर ये ऐसे ऐसे। तो ये कह रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके आसपास का है? एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के आसपास का है, कि सर्कुलर कोयल के आसपास का है, कि सोलिनोइड के आसपास का है, कि एक शॉर्ट स्ट्रेट वायर के आसपास का है? ये बताओ। आप कुछ कमेंट आ गए मेरे पास, वानी और एम का आया है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो हम पढ़ा रहे हैं वो करो। जिस बच्चों को ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ना, एक तो जो हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करो, और दूसरा एक काम आप कर सकते हैं कि जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो उसका प्रीवियस ईयर ले लो, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। देखो बेटा, यहाँ पे देखना बेटे, स्ट्रेट वायर तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रेट वायर में जब करंट फ्लो करती है तो उसके आसपास तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके आसपास। तो ये स्ट्रेट वायर तो नहीं होगा, चाहे लंबा वायर हो चाहे छोटा वायर हो। ये सोलिनोइड भी नहीं हो सकता, क्योंकि सोलिनोइड में हमने बता रखा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा भाई, इसका एक पोल बनेगा साउथ पोल, एक बनेगा नॉर्थ पोल। तो हमने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल से निकलती हैं, नॉर्थ की तरफ को घुसती हुई दिखाई देंगी, अंदर होंगी बिल्कुल पैरेलल। तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनता है। ये बेटा कि ये सर्कुलर कोइल के आसपास का मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मेरे पास में एक सर्कुलर कोइल हो, उसमें देखो करंट पास कर रही है, ठीक। अब यहाँ बेटा बड़ा ध्यान समझना, अब एक वायर है, सर्कुलर वायर, इसमें करंट फ्लो कर रही है। अगर मैं इसका एक छोटा सा पार्ट ले लूं तो इस छोटे से पार्ट को तो आप बिल्कुल एक स्ट्रेट वायर की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो स्ट्रेट वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसा पैदा होता है? सर्कुलर। और जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो ये जो सर्कल होंगे बड़े बड़े सर्कल बनेंगे। तो यहाँ पे जो सर्कल बनेगा और बड़ा बनेगा, फिर और बड़ा बनेगा, फिर और बड़ा बनेगा। ऐसे यहाँ पे भी, इससे भी एक स्ट्रेट वायर बनेगा इतना सा, फिर एक और बड़ा सर्कल बनेगा, और बड़ा बनेगा। तो इस तरह का जो है एक सर्कल सा दिख रहा है, और ये बड़े बड़े आपको और कर्व दिखाई दे रही है। इस तरह का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसी सर्कुलर कोइल के आसपास का है, जैसे कि आपको चित्र में दिखा रखा है। तो ये किसी सर्कुलर कोइल के आसपास का है, सर्कुलर कोइल के आसपास का। थोड़ा सा मैं और अच्छे से बना देता हूं इसे। एक करंट पास करिए, एक छोटा सा हिस्सा लेंगे तो बिल्कुल सर्कल की तरह बिहेव करेगा, और बाकी जैसे दूर जाते रहेंगे तो बड़े बड़े सर्कल बनेंगे। तो इसलिए उसने इतना वाला पार्ट दिखा दिया। यहाँ पे करंट चल रही है तो इस हिस्से को बिल्कुल स्ट्रेट वायर मान लो। तो स्ट्रेट वायर की वजह से होता है सर्कुलर, दूर जाएंगे तो बड़े बड़े सर्कल बनेंगे।
तो इस तरह का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी सर्कुलर कोइल के आसपास का है। तो अब देखो, आपको हमने जो क्वेश्चन बताए हैं, जितना पढ़ाया है मैग्नेटिज्म में अभी तक, उस हम बार बार रिवाइज कर रहे हैं, बार बार। उसकी हमारी मजबूरी है कि हमने बहुत ज्यादा फेमस चैप्टर नहीं होता है, तो बहुत सारे बच्चों को क्लियरिटी कम रहती है। दोबारा समझना, अगर पेपर में आए कि एक स्ट्रेट वायर है, सीधा तार, तो सीधे तार में जब करंट फ्लो करती है तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो सर्कुलर टाइप का होता है। सर्कल बनेंगे, नजदीक वाला छोटा सर्कल, दूर जाएंगे तो बड़े बड़े सर्कल बनेंगे, है ना। अच्छा, दूसरा आपने क्या बताया कि किसी स्ट्रेट वायर में करंट है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड का थंब रूल यूज करते हैं कि जिधर को करंट जा रही है उधर को थंब कर देंगे और बाकी फिर क्या करेंगे, उंगलियों को कर्ल करेंगे। उंगलियां अंदर घुस रही हैं, इधर से बाहर निकलेंगे, कि मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर घुसेगा, इधर बाहर निकलेगा, तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसके अलावा फिर हमने क्या बताया, अगर एक हमारे पास सर्कुलर कोइल है तो कोइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है उसके सेंटर पे वो होता है μ0/2 NI/R। एक क्या बताया आपको, यहाँ पे कैपिटल एन है, यहाँ पे जो सर्कुलर कोइल है इसमें कैपिटल एन है फेरो की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स। लेकिन सोलिनोइड में क्या होता है, सोलिनोइड में फेरो की संख्या नहीं होती, वो क्या होता है फॉर्मूले में μ0 यहाँ पे स्मॉल एन है, स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, यानी कि कम से कम लंबाई में अधिक से अधिक फेरे होंगे तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। इसके अंदर अगर नरम लोहे की छड़ रखेंगे तो क्या बनेगा, टेम्परेरी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर स्टील कोबाल्ट निकल कर रखेंगे तो बनेगा परमानेंट मैग्नेट। इसके अलावा हमने क्या बताया कि अगर किसी तार में करंट है तो मैग्नेट जो फोर्स का फॉर्मूला होगा वो होगा IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो यहां से फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, जिस डायरेक्शन में करंट है उधर को उंगलियां रखेंगे, हथेली का फेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को और अंगूठा होगा फोर्स के डायरेक्शन में। कोई चार्ज पार्टिकल है तो उस पर फोर्स लगता है QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। जिधर को पार्टिकल भाग रहा है उधर को उंगलियां करेंगे, फेस करेंगे हथेली का मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की तरफ को, अंगूठा फोर्स की दिशा बताएगा। तो इस तरह की बातें हमने क्लास में की हैं, ठीक है। तो एक बार मुझे एक बताओ, जितना हमने शुरुआत की थी 1 by 1 डाउट लेते हैं आपके, फिर उसे कमेंट आने हमारे पास शुरू हो गए हैं कि जब से हमने क्लास स्टार्ट की थी जहां पे मैंने आपको सबसे पहले नेचुरल मैग्नेट की डेफिनेशन बताई थी, तो प्राकृतिक चुंबक की डेफिनेशन से लेके अभी तक जितना हमने पढ़ा है, ये अपना सोलिनोइड तक, करंट कैरिंग सोलिनोइड, धारावाही परिनालिका तक, यहां तक किस किस चीज में डाउट है एक बार मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर मैं आपको अभी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताऊंगा। अभी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताया जाएगा आपको अभी। तो यहां तक पहले कोई दिक्कत हो तो पहले वो बताओ, नेचुरल मैग्नेट से लेके यहां तक। क्लियर है? जुलकार कह रहे हैं सर में गर्ल मेरे लिए ऑप्शन बी क्या होना चाहिए एज ए गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट। ऑप्शन बी होना चाहिए, ऑप्शन ए मेहनत करेंगे और गवर्नमेंट जॉब लेंगे, ऑप्शन बी बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे गवर्नमेंट जॉब लेंगे। अगर आपने देखो कोई चीज डिसाइड कर ली है तो उसे फिर आधे अधूरे मन से मत करो। या तो तैयारी, देखो सिंपल सी बात है, तैयारी करनी है तो करो, नहीं तो ऐसे नहीं आधे अधूरे मन से कर रहे हैं, ये फर्जी काम नहीं करना, है ना। ऑप्शन ए मेहनत करके नौकरी लेनी है, ऑप्शन बी है बहुत ज्यादा मेहनत करके नौकरी लेनी है। मजाकिया लैंग्वेज में सुनना, अगर लैंग्वेज मजाकिया भाषा में तो वही है, ऑप्शन ए नौकरी लेंगे, ऑप्शन बी नहीं होगा तो शादी कर लेंगे। लड़कियों के पास ऑप्शन बी तो है ही, ब्याह कर लो नौकरी नहीं लग रही है तो। वो मजाक वाली बात हो गई। सोलह में क्वेश्चन नंबर 11 एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या था, वो तो कल की क्लास में होगा फिर 11 नंबर ना, कल की क्लास वाला खोल लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ये कह रहा है कि यदि किसी तार में धारा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है, देखो धारा कैसे प्रवाहित हो रही है किसी वायर में, वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि तार ऐसे है, ऐसे तार में जो करंट फ्लो कर रही है वो वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि इन टू द पेज। मैंने बताया था ना कि वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब होता है इन टू द पेज या इनवर्ड। तो करंट फ्लो कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड यानी कि इन टू द पेज। तो जिधर को करंट फ्लो करती है भाई, फोर्स का फॉर्मूला होता है ना F वेक्टर इज इक्वल टू I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो मैंने क्या बताया था कि जिधर को करंट फ्लो करे
उधर उंगलियां कर लो। तो करंट फ्लो कर रही है इनटू द पेज, तो उधर आपने उंगलियां कर ली। और कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है अप्लाइड किया वेस्ट टू ईस्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की तरफ को। तो करंट फ्लो कर रही है इनटू द पेज और मैग्नेटिक फील्ड है पश्चिम से पूरब, पूरब की तरफ को। तो इधर अपने क्या किया, अपना हथेली का फेस कर लिया। जब उंगलियों को कर्ल करेंगे तो अंगूठा तो नीचे की तरफ को गिर रहा है, और ये मैंने कहा था कि डिसलाइक वाला जो निशान बनेगा तो यानी कि साउथ पोल बनता है ये, तो साउथ की तरफ को फोर्स लगेगा। पर मैग्नेटिक फील्ड सकेंद्री वर्त बनाते हैं स्ट्रेट वायर में। अगर एक स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रही हो तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सकेंद्री कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएगा, यानी सारे सर्कल जो होगा उनका सेंटर एक ही होगा। सकेंद्री वर्त बनते हैं अगर स्ट्रेट वायर में करंट हो। सोलेनोइड तो बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जैसे बार मैग्नेट में था ना कि इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, बिल्कुल वैसा होगा। नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में जाएंगी। और किसी कोई डाउट कोई और क्वेश्चन में? देखो तीन ही तो बातें बताई, चलो कोई नहीं। इसका जो मैंने आपको बताया ये, इसका जो आपको मैंने बताया ना, ये जो आपको वेक्टर फॉर्म बताया, ये 10th क्लास में टीचर नहीं पढ़ाते हैं। ये पढ़ाया जाता है 12th क्लास में। ये वाला तरीका आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वाला जो मैंने आपको बताया है, ये तरीका क्योंकि 10th क्लास में वेक्टर नहीं पढ़ाया जाता, तो 10th क्लास में टीचर ऐसे नहीं पढ़ाता, उसकी मजबूरी है ना। तो वो क्या करेगा, इसके लिए टीचर क्या करता है कि ये कि जिधर को करंट फ्लो कर रही है उधर को उंगलियां कर लो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को हथेली का फेस कर लो, तो अंगूठा फोर्स बताएगा। ये 12th में होता है। 10th क्लास में इसका सब्स्टिट्यूट होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। बड़ी क्लास में टीचर कभी लेफ्ट हैंड यूज ही नहीं करता, वो कहता है हमेशा हम राइट हैंड यूज करेंगे। चार्ज पार्टिकल भाग रहा है, जिधर को भाग रहा है उधर को उंगलियां, हथेली का फेस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को अंगूठा फोर्स। जिधर करंट फ्लो कर रही है उंगलियां, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को हथेली का फेस अंगूठा। चाहे एक स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रही है, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए उंगलियां कर्ल करेंगे। तो टीचर वहां पे केवल और केवल हमेशा राइट हैंड रूल ही यूज करता है। लेकिन 10th क्लास में वेक्टर पढ़ाया नहीं जाता, तो वहां पे इसका सब्स्टिट्यूट है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो एक बार उसे देख लेंगे कि उसके यहाँ पे आपके यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है उससे। तो लिखेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। देखो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या कहता है। पहले तो बायां हाथ बनाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है। अपनी भाई थोड़ी सी आर्ट ऐसी है, अरे ये नहीं उंगली बनाई है तो ठीक। ये बेटा मान लो कि आप अपने बाएं हाथ जो है आपका, इस बाएं हाथ को आप ऐसे फैलाओ कि तीनों जो उंगली है ना, शुरुआत की 3 उंगली, एक अंगूठा, ये 4 फिंगर तर्जनी उंगली और मिडिल फिंगर मध्यमा उंगली, इन तीनों को ऐसे फैलाओ कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लंबवत हों। ठीक है। यदि किसी एक समान मैग्नेटिक फील्ड में समान मास के प्लस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश गति कर रहे हो तो वेग का रेशियो क्या होगा। वेग का रेशियो क्वेश्चन पूरा नहीं है, उस पर बल भी बता रखा हो कि एक समान बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सर जी मैं 8वें महीने में ज्वाइन किया था, रिकॉर्ड से पढ़ रहा हूँ और शुरू से पढ़ रहा हूँ, क्लास गैर क्लास खत्म कर चुका हूँ। मैं तो लाइव ही नहीं देख पा, मेरे घर में दिक्कत आ गई थी, इससे परेशान हूँ, इसलिए मेरी जानकारी नहीं। करंट सर्कल में फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड
सेंटर में सबसे बड़ा होगा क्या सर? एनटीपीसी के लिए क्लास लेनी? अरे भाई एनटीपीसी वाला हर 10 मिनट में एनटीपीसी एनटीपीसी, कितनी बार बताएं भाई तुमने तो भाई बहुत। हर क्लास में तुमने यार पिछली 5 क्लास से हर 10 मिनट में एक बच्चा एनटीपीसी। भाई आज की क्लास शुरू से देख लेना, बाद में या कल की क्लास देख लेना, हर क्लास में एनटीपीसी बता रखा भाई। कितनों को बताएं? 1 घंटे का सेशन एनटीपीसी के लिए रख लेते हैं। एक आते हैं हर तीसरा बच्चा मैं लाइव नहीं देखता हूँ। भाई नहीं देखते हो तो क्या करें? मैं वीडियो देखता हूँ, यही टाइप करते हैं। हर 5वां कमेंट यही है, मैं तो वीडियो देखता हूँ, मैं लाइव नहीं देख पाता हूँ, मेरे घर में समस्या है। क्यों बता रहे हो भाई? कोई पूछ रहा कोई तुम्हारे से? अब देखो फ्लेमिंग साहब ने कहा कि आप अपने बाएं हाथ को देखो। फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है ना, इसमें बाएं हाथ यूज करना है। जो भी हम जो वेक्टर फॉर्म वाले में हमेशा हम राइट हैंड यूज कर रहे थे, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहता है कि अपने आप बाएं हाथ के शुरू की 3 उंगलियों को ऐसे फैलाओ कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर और लंबवत हो। तो उससे क्या फायदा होगा कि जैसे अभी हम क्या कर रहे थे, अभी मैं आपको बता रहा था कि जैसे मान लो कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और आप इसके डायरेक्शन समझ गए होंगे जो बच्चे कल क्लास ले रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र है इनटू द पेज, कागज के तल में है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द पेज है, कागज के तल में है। और इसके अंदर हमने एक तार रखा, इसके अंदर हमने एक वायर रखा, और इस वायर में करंट फ्लो कर रही है आई। तो उसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है आई, तो उसमें फोर्स किधर को लगेगा? तो हमने तो क्या किया था, हमने तो अपना एक नया, हमने तो वेक्टर वाला नियम बना रखा है कि किसी तार में करंट होगी तो फोर्स का फॉर्मूला है आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो हमने क्या किया था कि हम तो वेक्टर वाले केस में हमेशा राइट हैंड यूज करते हैं कि जिधर को करंट फ्लो कर रही है उधर को उंगलियां करी, मैग्नेटिक फील्ड क्या इनटू द पेज, हथेली का फेस कागज के तल में किया, उंगलियां इधर को जा रही है, यानी कि फोर्स लग रहा किधर को, वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा में, है ना। ये टूवर्ड्स लेफ्ट कह सकते हो आप, बाईं ओर या पश्चिम दिशा में। लेकिन यही बात जो मैंने आपको वेक्टर फॉर्म में बताई, फ्लेमिंग साहब ने इसके लिए लेफ्ट हैंड रूल यूज किया। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई अगर मैं अपने बाएं हाथ के 3 उंगलियों को, शुरुआत की 3 उंगलियों को ऐसे फैलाऊं कि आपस में परपेंडिकुलर हो, और इस मध्य जो उंगली है इसे अगर मैं करंट के डायरेक्शन में रखूं, यानी जो मिड फिंगर है इसे करंट की दिशा में रखें, और जो 4 फिंगर है जो हमारी तर्जनी उंगली है इसे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखें, तो फोर्स जो ये अंगूठा जो है ना, ये फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो अंगूठा फोर्स की डायरेक्शन कब बताएगा? अभी ट्राई करते हैं। पहले तीनों बाएं हाथ की 3 उंगलियों को ऐसे फैला लेके लंबवत हो एक दूसरे के, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को करो। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या, कागज के तल में अंदर की ओर, तो कागज के तल में अंदर की ओर कर दी मैंने ये वाली फिंगर, और बीच वाली होनी चाहिए करंट के डायरेक्शन में। तो करंट ये है, तो आप देखो अंगूठा किधर जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है कि नहीं जा रहा अंगूठा मेरा, तो फोर्स किधर को लग रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। तो यही बात जो हमने बताई थी आपको, यही बात हमें फ्लेमिंग ने बताई। हम फ्लेमिंग की बात को रट तो लेंगे, फ्लेमिंग की बात को हम रट तो लेंगे कि अगर बीच वाली उंगली धारा की दिशा में हो, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो अंगूठा फोर्स की दिशा बताएगा। पर लेकिन हम यूज करेंगे अपने वाला तरीका ही, ये तरीका यूज नहीं करेंगे। इसमें कई बार उंगलियां ढंग से बच्चा कर नहीं पाता, कई बार उसके ऐसे हाथ वाथ ट्विस्ट हो जाता है। तो अगर आप बाएं हाथ की 3 उंगलियों को फैलाओ, अगर आप यहाँ देखो साफ साफ कि ये तर्जनी उंगली करनी है आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या कागज के तल में है, तो आपने कागज के तल में उंगली को घुसा दिया ऐसे। बीच वाली जो उंगली होनी चाहिए धारा की दिशा में, धारा कहाँ है, ऊपर की तरफ को जा रही है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो धारा की दिशा में ये हो गया। तो अंगूठा कहाँ जा रहा है आपका बेटा, अंगूठा देखो पश्चिम दिशा में जा रहा है। वही चीज हमने बहुत आराम से निकाल ली थी कि दाएं हाथ वाला यूज करके कि करंट के डायरेक्शन में उंगलियां की, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हथेली का फेस किया, तो अंगूठा कहाँ था, लेफ्ट डायरेक्शन में था। तो बस आपको ये याद किस लिए रखना है कि पेपर में आपसे पूछ लेगा कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग कि कौन सा कथन सत्य है, तो वहां पे लिखा होगा, याद रखना कि 4 फिंगर जो है तर्जनी उंगली, ये हमारी होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, बी का होता है मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा उंगली ये होनी चाहिए करंट के डायरेक्शन में, तो फिर अंगूठा फोर्स की दिशा बताएगा। तो मैं लिखवा देता हूं, ये पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में लिख लेंगे। आज चलो पहले हिंदी में लिखते हैं हम। फ्लेमिंग का वायद का नियम कहता है, यदि हम अपने बाएं हाथ की पहली 3 उंगली कैसे लिखेंगे, उंगली तीन उंगलियों, उंगलियों बन गया, तो उंगलियों को ऐसे
फैलाएं कि ऐसे फैलाएं कि वह एक दूसरे के वह एक दूसरे के लंबवत हों तथा तथा तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और मध्यम उंगली धारा की दिशा में हो तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा बताएगा। ठीक है, दोनों रूल में रिजल्ट सेम ही आएगा। और क्या, यदि हम अपने बाएं हाथ की पहली 3 उंगलियों को ऐसे फैलाएं कि वह एक दूसरे के लंबवत हों, पहली 3 उंगलियां इसे लंबवत हों, और तर्जनी उंगली यानी कि ये वाली जो 4 फिंगर है, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखें, मध्यमा उंगली धारा की दिशा में रखें, तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा बताएगा। ठीक है, अच्छा इंग्लिश में लिखेंगे इसी चीज को हम। इफ वी स्ट्रेच आर फर्स्ट 3 fingers in such a way that they are perpendicular to each other and forefinger points in the direction of magnetic field, middle finger points in the direction of electric current, then thumb will give the direction of force. ठीक है, if we stretch our first 3 fingers in such a way that they are mutually perpendicular to each other and forefinger points in the direction of magnetic field, middle finger points in the direction of electric current, then THEN वाला then आएगा ना, THEN, then thumb will give the direction of force. ठीक है, तो हमारे पास में यही बात हमने यहाँ पे हिंदी में लिख दी और वही बात यहाँ पे भी लिख दी। अच्छा, हम बेटा ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कब यूज करते हैं, इसका यूज कब किया जाता है, ये हमें क्या बता रहा है कि अगर किसी कंडक्टर में करंट हो तो करंट हो और उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, उसमें करंट है, उसे अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस कंडक्टर में फोर्स किधर को लगेगा, यानी कि जहां पे हम करंट देंगे तो वहां पे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। जहां पे हम करंट दे रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, आपने स्विच ऑन किया तो मोटर के अंदर करंट गई, तो जो उसके अंदर वायर है उसमें करंट फ्लो करेगी और उसमें पता आपको चुंबक होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है वो, तो उस पर फोर्स कैसे लगेगा, वो कैसे घूमेगा, तो मोटर पंखे से कनेक्ट है तो पंखे को कैसे घुमाएगा या किसी भी चीज को कैसे घुमाएगा। तो यानी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम तब यूज करेंगे जहां पे हम करंट देते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर को हम करंट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर जैसे फैन हो गया, जहां पे हम करंट देंगे वहां पर यूज करते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का, जहां पे हम करंट दे रहे हैं। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो होता है हमें बताता है कि किसी कंडक्टर पर, किसी चालक पर किस दिशा में बल लगेगा अगर उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए। तो उस बात को एक हमारे पास अपना अलग तरीका रहेगा, वो जो हम किसी को बताएंगे नहीं, चुपचाप अपना यूज करेंगे। ये वाला तरीका, वेक्टर फॉर्म वाला तरीका हम यूज करेंगे, लेकिन पेपर में अगर हमारे से पूछेगा तो हम बताएंगे ये
कि भैया फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हमने निकाला कि जो हमारी बीच वाली उंगली धारा की दिशा में है, तर्जनी उंगली जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो अंगूठा मुझे फोर्स की दिशा बता रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें बेटा हमारे पास में ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर, ये हालांकि 10th क्लास के सिलेबस से इन्होंने अब इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर निकाल दिया है। सिलेबस लगातार 10th क्लास के कम करते जा रहे हैं। पहले उन्होंने क्या किया था कि डीसी जनरेटर वगैरह निकाल दिया था सिलेबस से, केवल एसी रखा था, फिर वो भी निकाल दिया, मोटर भी निकाल दिया, बहुत कम सिलेबस कर दिया है। इसलिए आजकल बच्चे करते हैं 10th क्लास में उनको नंबर आते हैं 96%, 97%, और उन्हें लगता है कि भाई साहब हम तो अब आईआईटी निकालेंगे, हम तो खतरनाक बच्चे हैं, हमारी साइंस तो बहुत तगड़ी है, 100 में से 95, 98, 99 नंबर आए हमारे। लेकिन वह सिलेबस कुछ है ही नहीं। फिजिक्स में 10th क्लास में ढंग के 2.5-3 चैप्टर हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, एक इलेक्ट्रिसिटी और एक ऑप्टिक्स, और मैग्नेटिज्म आधा अधूरा ही बचा है, सब कुछ निकाल दिया उसमें से। 2.5-3 चैप्टर हैं। बच्चों को लगता है मैं तो खतरनाक हूं। जैसे वो 11th क्लास में जाता है उसे होश नहीं आती, वहां पे सिलेबस शुरू होने से पहले ही 20-25 लेक्चर तो ऐसे हैं जो सर से ऊपर जाते हैं। शुरू के 20 लेक्चर टीचर क्या पढ़ा रहा होता है, वेक्टर पढ़ो, क्या पढ़ो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ो, ग्राफ पढ़ो। जितना में उसके 10th क्लास की फिजिक्स खत्म हो गई थी, उतने में 11th की शुरू भी नहीं होती। अब फिर वो टेंशन लेता है, फिर वो पता चला वो घर वालों को लगा कि भाई लड़के के हमारे नंबर 96% आए, क्योंकि जो पिताजी के जमाने में 60% नंबर भी बहुत बड़ी बात होती थी। ये फर्स्ट डिवीजन आ गई तो लगता था भाई साहब लड़का खतरनाक है। अब पिताजी को तो अपने समय का पता है कि 60 डिवीजन का बहुत वैल्यू थी भैया, 70% पे तो पता चला डिस्ट्रिक्ट ही टॉप हो गया। अब लड़के के आगे 96, उन्हें लगा भाई लड़का तो हमारा डॉक्टर बन जाएगा, ये आईआईटी निकाल लेगा। उसे भेज दिया कोटा में। कोटा में बच्चों को पता ही नहीं चल रहा कि फिजिक्स शुरू भी नहीं हुई, और उसने अपने हाथ खड़े कर दिए बेचारे ने। या इतने आसपास बच्चे देखे, इतना कंपटीशन देखा कि वो अपने स्कूल का तो टॉपर था, वहां सारे ही टॉपर आ रहे हैं। फिर वो क्या कर रहे बेचारा, सुसाइड कर रहा है, टेंशन ले रहा है। क्यों? एज भी उसकी इतनी कम है, अभी 16-17 साल का हुआ है, प्रेशर नहीं झेल पा रहा, उम्मीद बहुत ज्यादा है। तो ये बड़ी समस्या है। सिलेबस मतलब बनाने वाले भी इतने बेवकूफ हैं, उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि भाई अगर तुम अभी कम करके, बोझ कम करके क्या तीर मार रहे हो तुम, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद तो उसे झेलना ही है। और उसे पहले से ही 7-8 चैप्टर पढ़ाए जाए फिजिक्स के 10th क्लास में ही, तो उसे रहेगा कि भाई मुझे साइंस लेनी कि नहीं लेनी 11th क्लास में, है ना। तो ये बड़ी समस्या है। केवल दिखावे के चक्कर में कि भैया हम बोझ कम कर रहे हैं, या तो परमानेंटली बोझ कम हो वो थोड़े दिन फिर दे देंगे। लेकिन हम इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां रखेंगे, भले सिलेबस से निकल गया हो पिछले 2 साल से। इलेक्ट्रिक मोटर का सबसे पहले कि इसका बेटा वर्क क्या है, कार्य क्या है, कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, आपने से करंट दी, यानी कि आपने से इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, और उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेगा ये, और मोटर तो करंट गई, और ये वहां चुंबक होती है अंदर मोटर के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब किसी तार में करंट जाएगी तो उसको फोर्स लगेगा, घूमेगा, वो घूमने यानी कि उसके पास मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा। यानी मोटर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी लेगा, इलेक्ट्रिसिटी लेगा, और उसे मैकेनिकल एनर्जी में बदल देगा। तो इसका काम क्या है, यहां पर लिखेंगे, इसका जो वर्क है वो क्या होता है, इट कन्वर्ट्स। सही में बहुत सिलेबस कम हो गया। मैंने यूपी बोर्ड से किया है, 12th तक पढ़ा हूं मैं, बाकी तो मैं फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं 12th के बाद। तो यूपी बोर्ड में हमारे टाइम में क्या होता था, अब यूपी बोर्ड में बहुत कम सिलेबस कर दिया है। हमारे जमाने में ये होता था कि जैसे आप 11वीं क्लास में गए, 11वीं क्लास में अपना पूरा पढ़ा, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री सब कुछ पढ़ लिया, आप स्कूल में पास हो गए। पर अभी आपको पास नहीं माना जाएगा। जब 12th क्लास में चले जाओगे, 12th क्लास पूरा पढ़ोगे, अब जब बोर्ड के पेपर होंगे ना, तो बोर्ड के पेपर 11th 12th के एक साथ होते थे। अब सोच रहे बच्चा 2 साल का पेपर एक साथ दे रहा है, कितना सिलेबस हो गया उसके पास, 11th 12th का एक साथ। मतलब जब बच्चा 12th क्लास का पढ़ रहा होता था, तो हमारे यहाँ बच्चा 11th क्लास को ज्यादा सीरियसली पढ़ता था कि यार अगले साल तो मैं 12th का पढ़ूंगा, तो इसका रिवीजन करने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो 11th को इतना बढ़िया पढ़ लो कि अगली बार केवल 10-15 दिन के रिवीजन में 11th क्लास हमारा क्लियर हो जाए। और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे 11th क्लास को मानते थे रेस्ट, कि रेस्ट है भाई, 11th में तो बस स्कूल में पास होना है, 12वीं क्लास में जो पढ़ेंगे उसके बोर्ड का एग्जाम देंगे। पेपर चलते था 1 महीना लगातार, पेपर चलते थे। आज फिजिक्स फर्स्ट हो रहा है, कल को फिजिक्स सेकंड है, फिर केमिस्ट्री फर्स्ट है, फिर केमिस्ट्री सेकंड है, मैथ के 3 पेपर। लेकिन अब वो कम कर दिया वहां पे भी उन्होंने।
तो इसलिए वहां पे उस जमाने में फर्स्ट डिवीजन भी आती थी यूपी बोर्ड में किसी की, 70% वाला बच्चा बहुत इंटेलिजेंट माना जाता था, क्योंकि 2-2 साल का सिलेबस को कंप्लीट करके नंबर लेके आना आसान नहीं है। तो सीबीएसई में क्या होता है कि वो पहले बता देते हैं चैप्टर इतने नंबर का आएगा, इतने नंबर का आएगा। यूपी बोर्ड में ऐसा नहीं था, 3 चैप्टर से पता चला एक भी नंबर का नहीं आया, जो आपके सबसे बढ़िया है, जो सबसे बेकार है 20 नंबर का उनसे ही आ गया। तो वहां पे भी उन्होंने वो अलग अलग कर दिया, तो वहां पे भी अब कम हो गया। तो पहले बच्चों को कंपटीशन निकालना आसान रहता था, क्योंकि उन्हें 11th भी क्लियर होता था, 12th भी। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे उन्हें 11th क्लियर ही नहीं होता था अपने आगे। अब ये बड़ी समस्या है। तो वर्क में लिखेंगे इट कन्वर्ट्स, इलेक्ट्रिक मोटर में इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यह वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। हाँ, इनफ है रागनी। इसके बेटा प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल सिद्धांत बेटा इसका वही है कि अगर किसी कंडक्टर में करंट है, उसे मैग्नेटिक फील्ड चुंबक के बीच में रखेंगे तो उसे फोर्स लगेगा। तो उसका प्रिंसिपल ये है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस फोर्स। जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं उसे बल लगता है, तो उस बल की वजह से घूमता है मोटर। तो यहां पर लिखेंगे प्रिंसिपल क्या है? व्हेन ए करंट कैरिंग conductor is placed in a magnetic field, it experiences force। हिंदी में लिखेंगे जब एक धारावाही चालक को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह चुंबकीय बल का अनुभव करता है। चुंबकीय बल का अनुभव करता है। चुंबकीय बल का चार्ज इलेक्ट्रिक में जो सोइल यूज होते हैं कौन सा? सिलिका कन कुछ ऐसे होता है, गूगल पे पढ़ लेना, गूगल पे डाल लेना आ जाएगा। सिलिकेट कुछ करके होता है, सिलिकेट ऐसे। जब एक धारावाही चालक को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय बल का अनुभव करता है वो। ठीक है। अच्छा, अगर आपको किसी बच्चे को इसकी वर्किंग भी समझनी हो, आपको तो प्रिंसिपल और उसका वर्क याद रखना है। आपके यहाँ पे आएगा ना आपके यहाँ तो ऑप्शन होते हैं, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, याद रखना है। और एक याद रखना है कि इसका प्रिंसिपल की किसी तार में किसी चालक में धारा है, उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो चुंबकीय बल का अनुभव करेगा। लेकिन अगर आपको मान लो फिर भी इसकी वर्किंग करनी है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि अब तो सिलेबस से निकल गया 10th क्लास के। 3 साल पहले जब था ये सीबीएसई में, तो मैंने 10th क्लास वाले बच्चों को पढ़ाया था। तो मैंने उनकी वीडियो डाल रखी है मेरे यूट्यूब चैनल पे, अंकुर सर फिजिक्स। जैसे टेलीग्राम चैनल है ना अंकुर सर फिजिक्स, ऐसे यूट्यूब चैनल का नाम भी है अंकुर सर फिजिक्स। उसमें वीडियो में जाओगे ना तो मैग्नेटिज्म की आपको वीडियो मिलेंगे, तो उसमें इलेक्ट्रिक मोटर वाली देख लेना आप। तो इलेक्ट्रिक मोटर की पूरी वर्किंग बता रखी है कि जब उसमें करंट जाती है तो पहले हाफ में कैसे घूमता है मोटर, सेकंड हाफ में कैसे घूमता है, तो कैसे फोर्स लगेगा, कैसे कैसे घूमेगा वो, उसके साथ कोई पंखा जोड़ देंगे तो पंखा फिर कैसे घूमता है। तो उसकी वर्किंग अगर आप चाहो तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है। When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences
इट एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स, ये सही नहीं हो ना ग्रामेटिकली। इट ए मैग्नेटिक, ऐसे लिख लो, ए मैग्नेटिक फोर्स, ए मैग्नेटिक, पैसिव वॉइस में कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय इट, ऐसे लिख लो, ठीक है। तो जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके द्वारा चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है, ठीक है। तो आप चाहो तो यहां से देख सकते हो ये। अब एक मैं बड़ा एक प्यारा क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, इसके दो पार्ट हैं, मुझे पता बहुत सारे बच्चे गलत आंसर देने वाले हैं दोनों पार्ट के, तो थोड़ा सा आंख नाक मुंह खोल के बिल्कुल एक्टिव माहौल में आंसर देना है। मेरे पास दो वायर हैं, इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, इसमें करंट फ्लो कर रही है 3I। तो वायर ये मेरे पास में ए है, ये वायर है बी। तो आपको बताना है कि दो तार, इनमें करंट फ्लो कर रही है आई, एक में 3I। तो ये दो तार अगर जिनमें अगर एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही हो तो ऐसे तार एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। सेम दिशा में अगर धारा बह रही हो, ये अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, कुछ नहीं करेंगे। हाँ 2018 में तो था ही, अभी एक दो साल पहले ही निकला है, पिछले साल शायद से मोटर, उससे पहले तो था ही, जनरेटर भी था, मोटर भी था। हम्म, देखो, अगर बेटा दो तारों में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही हो ना, ऐसे दोनों तार एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, उन लगता है कि भाई सेम डायरेक्शन में ही करंट है, सेम दिशा में ही। तो इस चीज को वो कैसे कंपेयर कर लेते हैं कि जैसे हमने पढ़ा है कि भाई दो चार्ज पार्टिकल दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल प्रतिकर्षित करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज भी रिपेल प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे भी सोचते हैं कि सेम जैसी चीज है तो रिपेल करते होंगे। अगर सेम डायरेक्शन में करंट, अगर करंट कैरिंग दो तार हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो आप पहले समझो कि अभी इस वाले तार को आप भूल जाओ, इस तार में करंट है, अगर इस तार में करंट होगी तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। तो इस वजह, अगर किसी सीधे तार में करंट हो तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र हम कैसे निकालते हैं, भाई तार में करंट है तो अगर एक सीधे तार में करंट हो तो उसमें हम अंगूठा करते हैं, करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को कर्ल करते हैं, उंगली अंदर की तरफ को घुसेंगी, यानी ये तार जहां पे रखा हुआ है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, अंदर की ओर, इनटू द पेज। यानी ये तार जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है उसके डायरेक्शन कागज के तल में अंदर की ओर है। अच्छा, अगर किसी तार में करंट हो और उसे चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो उसमें तो फोर्स लगेगा, तार में करंट है तो फोर्स के डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से। तो जिधर को करंट फ्लो कर रही है, करंट कहां फ्लो कर रही है, ऊपर को, उधर को उंगलियां रखी, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर की ओर, तो उंगलियां कर्ल करेंगे तो फोर्स कहां लगेगा, इधर को, तो इसमें फोर्स लगेगा इधर को। अब आ जाओ इस वाले पे, अब इस वाले को भूल जाओ, इस तार में भी करंट है, तो इस तार में अगर करंट है तो इसके भी आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, तो उसके डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, सीधे तार में अगर करंट हो तो करंट के डायरेक्शन में अंगूठा करो, उंगलियों को अगर आप कर्ल करेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की लाइन आ रही है बाहर को, यानी कि ये जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा है वो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है, आउट ऑफ द पेज, कागज के तल में बाहर की ओर। अब यहाँ पे एक चीज देखो, किसी तार में अगर करंट है तो उंगलियां क्या करेंगे हम, करंट के डायरेक्शन में। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर की ओर, तो हथेली का फेस करो बाहर की ओर, उंगलियां कर्ल करेंगे तो इस वाले तार में फोर्स कहां लग रहा है, इधर को, तो इसमें फोर्स लग रहा है इधर को, इस वाले पे लग रहा था इधर को, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं।
तो आपको इसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। आपको सीधे ध्यान रखना है कि अगर दो तार में करंट है तो क्या होगा, अगर दो तार में करंट हो, दो तार में धारा हो सेम डायरेक्शन में, तो ऐसे तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है भाई, इसमें करंट थी आई, इसमें करंट थी 3I, तो बताओ कि जिसमें करंट आई है ए तार, ये ए तार बी पे ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, या जिसमें करंट ज्यादा है बी वाला, ये बी वाला तार ए पे ज्यादा करंट लगा रहा होगा? ए वाला तार बी पे ज्यादा फोर्स लगा रहा है कि बी वाला ए पे ज्यादा बल लगा रहा है? ये बताओ। तार ए बी पे ज्यादा बल लगाएगा कि बी वाला ए पे ज्यादा लगाएगा? ए में करंट है आई और बी में है 3I। देखो बेटा, आपको मैंने बताया कि जब कूलाम का नियम भी पढ़ाया था ना, तभी मैंने क्या कहा था कि बेटा फोर्सेस जब भी लगते हैं ना, जितना फोर्स एक वस्तु लगाती है दूसरे पर, उतना ही दूसरी लगाती है हमेशा पहली पर। हमेशा न्यूटन का थर्ड लॉ बेटा फॉलो होगा ही होगा, है ना। इस बात को ध्यान रखना कि न्यूटन का थर्ड लॉ हमेशा फॉलो होता है। जैसे मैंने आपको जब कूलाम का नियम पढ़ाया तो मैंने क्या बताया था कि 10 कूलाम का चार्ज जितना फोर्स लगाएगा 100 कूलाम वाले पे, उतना ही 100 कूलाम वाला लगाएगा 10 पे। तो जितना फोर्स एक वस्तु लगाती है दूसरे पे उतना ही लगाती है दूसरी पहले पे। इसलिए देखो मैंने यहाँ पे एफ ही लिखा है कि ये वायर अगर इस पे एफ फोर्स लगा रहा है तो ये वाला भी इस पे एफ ही लगाएगा, दोनों फोर्स बराबर ही होंगे। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास में दो वायर हैं, इनमें करंट है अपोजिट डायरेक्शन में, तो बस ध्यान रखना सेम मेथड, तो ये अट्रैक्ट कर रहे थे, अगर अपोजिट में करंट होगी, मान लो करंट आई है या 2I है, कुछ भी लिख लो, 5I जो भी लिख लो, तो ये अगर अपोजिट में करंट है तो ये रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और जितना फोर्स लगाएगा एक दूसरे पे, दूसरा लगाएगा उतना ही पहले पे। तो सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्शन होता है, अपोजिट में है तो रिपल्शन पैदा होता है। ठीक है, करंट कितनी भी हो, एक में 10 एम्पियर हो, एक में 500 एम्पियर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, चलो आज के लिए इतना रखते हैं, कल क्लास नहीं होगी, परसों होगी आपके साथ। फ्राइडे को क्लास नहीं रखेंगे, हम सैटरडे को रखेंगे, क्योंकि सैटरडे संडे की 2 दिन छुट्टी ज्यादा हो जाती है, तो बीच में 5 दिन की क्लास बहुत ज्यादा है, तो एक दिन का आपको गैप मिलेगा, तो आप 4 दिन का पहले रिवीजन कर लेना। तो हमने सोचा कि हर बार हम ऐसे ही करा करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास नहीं है आपके साथ, परसों क्लास होगी सैटरडे को इसी टाइम पे, है ना, यही 7 बजे वाले टाइम पे। यह हो सकता है कि सैटरडे को मैं दिन में भी रख लूँ, तो एक बार टाइम चेक कर लेना, सैटरडे छुट्टी का दिन होता है। ठीक है, चलो अब मिलेंगे हम परसों, आज के लिए इतना ही रखेंगे। बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, थैंक यू।